नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टेप टू अचीव में, जिसमें हम आपको पढ़ा रहे थे संस्कृत। और संस्कृत में हम आपको 2 क्लासें करा चुके हैं, जिसमें हमने पहली क्लास में आपको स्वर के बारे में बताया था और दूसरी क्लास में हमने आपको व्यंजन के बारे में बताया था। तो व्यंजन में जो हमारा रह गया था हम आज उसी से आगे का पढ़ते हैं। हमने अल्पप्राण और महाप्राण के बारे में जान लिया था, तो आज हम जानेंगे घोष और सघोष के बारे में क्या होते हैं। घोष क्या होते हैं, सघोष क्या होते हैं और अघोष क्या होते हैं। तो हम बढ़ते हैं फिर घोष और सघोष की तरफ। तो आप लिखिए कि घोष और सघोष क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम आपको परिभाषा लिखवाएंगे, उसके बाद हम सारे व्यंजन आपको लिखवा के फिर बाद में बता देंगे किस वर्ग के वर्ण को घोष कहते हैं और किस वर्ग के वर्ण को अघोष कहते हैं। तो पहले परिभाषा लिख लीजिए, घोष की परिभाषा। घोष, इसमें लिखिए घोष इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सघोष। तो इसमें लिखिए कि जिन वर्णों के उच्चारण के समय जिन वर्णों के उच्चारण के समय श्वास वायु कुछ देर तक शरीर के अंदर रुककर बाहर निकलती है। कुछ देर तक शरीर के अंदर रुककर बाहर निकलती है। ठीक है, कुछ देर तक शरीर के अंदर रुककर बाहर निकलती है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें घोष वर्ण कहते हैं या सघोष वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो जिन वर्णों के उच्चारण के समय श्वास वायु कुछ देर तक शरीर के अंदर रुककर बाहर निकलती है, उनको क्या कहते हैं, उनको घोष या सघोष वर्ण कहते हैं। तो इसमें लिखिए कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण क्या होता है, हमारा घोष अर्थात सघोष कहलाता है। तो प्रत्येक वर्ग का जो हमने दिखाया जो का वर्ग था हमारा, ठीक है, तो उसमें हमारे क्या थे, उस तरह के 5 वर्ग थे हमारे। का वर्ग था, चा वर्ग था, टा वर्ग था, ता वर्ग था और पा वर्ग था। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा और चौथा और पांचवा वर्ण होगा, उसको क्या बोलेंगे, घोष बोलेंगे या सघोष बोलेंगे। तो अभी आप केवल परिभाषा लिख लीजिए, ठीक है, और परिभाषा में ये चीज़ लिख लीजिए। उसके बाद हम आपको लिख के सारे बता देंगे कौन से घोष हैं, कौन से सघोष हैं और कौन से अघोष हैं। ठीक है, अब इसमें नीचे डालिए अघोष वर्ण, दूसरी हेडिंग डालिए आघोष वर्ण। आघोष वर्ण क्या होते हैं, इनके बारे में लिखिए, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय उच्चारण करते समय श्वास वायु बिना किसी अवरोध के बाहर निकलती है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास वायु बिना अवरोध, ठीक है, अवरोध के बाहर निकलती है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें आघोष वर्ण कहते हैं। क्या बोलते हैं, उन्हें आघोष वर्ण बोलते हैं। इसमें लिखिए कि प्रत्येक वर्ग का अब इसमें कौन सा तीसरा था, चौथा था, पांचवा था, तो हमारा कौन सा बचा, पहला मतलब प्रथम दूसरा वर्ण को क्या बोलते हैं, अघोष वर्ण बोलते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का प्रथम और दूसरा वर्ण क्या होगा, हमारा अघोष वर्ण होगा।
तो हमने आपको इससे पहले की क्लास में बताया था कि जो मूल व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं, मतलब व्यंजन के जो मूल भेद होते हैं वो कितने होते हैं, 3 होते हैं, जिसमें हमने 3 भी बताए थे, 4 भी बताए थे और 5 भी बताए थे। लेकिन मूल होंगे वो कितने होंगे, 3 होंगे। अगर कुल की बात करेंगे तो कितने होंगे, 5 होंगे। तो उसी में सेकेंड नंबर डालिए अब इसमें कि अंत्यस्थ व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन। इसमें लिखो अंत्यस्थ व्यंजन में लिखते हैं कि अंत्यस्थ व्यंजन क्या होते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, इसमें लिखो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास पहले फेफड़े के अंदर जाए फिर बाहर की ओर आए। ठीक है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय पहले श्वास पहले फेफड़ों के अंदर जाए फिर बाहर आए, फिर क्या होगी, बाहर आए। तो उनको क्या बोलते हैं, उनको अंत्यस्थ व्यंजन बोलते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, ये कौन कौन से होते हैं, तो या, रा, वा, ला और वा। ठीक है, इसको ऐसे कर लिखिए इस तरीके से। ठीक है, ये होते हैं हमारे अंत्यस्थ व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है 4। अगर हम बात करें तो इनको ही क्या बोला जाता है, इनको अर्धस्वर भी कहा जाता है। तो इनको क्या कहा जाता है, इनको अर्धस्वर भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें ये चीज़ लिख लेना। अब हम बात करते हैं, ये तो हमारा 2 नंबर हो गया। अब हम बात करते हैं तीसरे तरह की व्यंजन की। ये तीसरे तरह के व्यंजन कौन से होते हैं, तो इसमें हम डालेंगे ऊष्म व्यंजन। तीसरे तरह के व्यंजन कौन से होते हैं हमारे, तो हम इसमें लिखेंगे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या लिखेंगे इसमें हम, ऊष्म व्यंजन, जो तीसरे तरह के हैं। तो ये हमारे किस प्रत्याहार के अंतर आते हैं, इनको बोलते हैं शल प्रत्याहार के बारे में आपको पढ़ाएंगे। प्रत्याहार उनको अलग से करा देंगे, प्रत्याहार और मास्टर सूत्रों को। ठीक है, और इनको हम अलग से करा दे रहे हैं, शल ऊष्माण। ठीक है, ये इसके अंतर्गत आते हैं। तो हम बात करते हैं, जब ऊष्म व्यंजन की बात करते हैं तो इनकी परिभाषा क्या होगी, इन वर्णों के उच्चारण के समय, इन वर्णों के उच्चारण के समय, हमारे साथ साथ आप नोट्स बनाते जाइए। अगर आपको कहीं पर कुछ पूछना हो तो हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दीजिए, हम उसका आंसर आपको ज़रूर दे देंगे। अगर आपको हमारा पढ़ाई हुआ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो। तो इसमें लिखते हैं, इन वर्णों के उच्चारण के समय फेफड़ों से इसमें लिखो, फेफड़ों से गर्म हवा अर्थात श्वास वायु निकलती है, श्वास वायु निकलती है। ठीक है, जैसे हमारे इसमें कौन कौन से हो जाएंगे, इसमें हो जाएंगे हमारे शा, और इसको बोलते हैं पिटपिटा सा, और इसको बोलते हैं छोटा सा भी बोल सकते हैं, या हा। ठीक है, ये क्या होते हैं, हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। इस तरह से क्वेश्चन भी आ जाता है कि इनको मतलब क्रम से लगाइए। ठीक है, तो इनको आगे पीछे नहीं लिख सकते, तो हम इसमें ये भी लिख सकते हैं कि क्या ये क्या है इनका, यही इनका क्या है, सही क्रम भी है, सही क्रम भी है। ठीक है, ये क्या है, इनका सही क्रम भी है। तो हमने जाना जो पहले टाइप के व्यंजन थे उनको हमने क्या बोला, उनको स्पर्श व्यंजन बोला, फिर हमारे अंत्यस्थ व्यंजन थे, फिर हमारे ऊष्म व्यंजन थे। ठीक है, तो हमने देखा इन व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई, तो स्पर्श व्यंजन हमारे कितने थे, 25 थे स्पर्श व्यंजन, और हमारे अंत्यस्थ व्यंजन कितने थे, अंत्यस्थ व्यंजन हम हो गए 4 हो गए, और हमारे जो ऊष्म व्यंजन थे वो कितने हो गए, 4 हो गए। तो हमने देखा 5 4 9, 9 4 कितने होते हैं, 13 होते हैं।
और 2 1 हो गया, एक बचा हमारा 33। तो हमारे जो व्यंजन की संख्या जो मानी गई है, जो मास्टर सूत्रों में जो व्यंजन की संख्या मानी गई है, ठीक है, उनको कितने माना गया, कुल व्यंजन 33 व्यंजन माने गए हैं, जो हमारे किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, वो उसे बोलते हैं हल। तो आप ये भी चीज़ लिख लेना नोट करके कि जो व्यंजन होते हैं उनको क्या कहा जाता है, हल भी कहा जाता है। आप ये चीज़ भी लिख लेना, ठीक है, क्या बोला जाता है, उन्हें हल भी कहा जाता है। क्योंकि अब जो हमारे अब क्या बचे, हमारे संयुक्त व्यंजन बचे, जिनकी संख्या क्या होती है 4, ठीक है। तो इनको क्या होता है कि इनको जो महेश्वर सूत्रों में क्या है, इनको महेश्वर सूत्रों में नहीं माना गया है, क्योंकि जो हमारे संयुक्त व्यंजन बचे, 4 व्यंजन बचे, अभी उनके बारे में आपको लिखवाएंगे, तो उनको जो महेश्वर सूत्र है उनमें परिगणित नहीं किया गया है। तो अब हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन के बारे में। तो हम बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, जो हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं तो इनको हमारे महेश्वर सूत्रों में परिगणित नहीं किया गया है। तो इनकी संख्या कितनी, इनकी संख्या 4 है। तो इनकी परिभाषा क्या होती है, 2 व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजनों क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। अगर आप उसमें जो हमने अभी आपको अंत्यस्थ व्यंजन कराए थे, तो आप अगर उसका प्रत्याहार लिखना चाहें तो आप ये लिख सकते हैं, वो जो हमारे जो अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, एड़ प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। कौन से, एड़ प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो आप उसमें ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। और हमने लिखवा दिया कि वो उन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है, ठीक। तो आप ये भी लिख सकते हो उसके साथ में। अब हम पढ़ते हैं संयुक्त व्यंजन के बारे में। तो जो हमारे संयुक्त व्यंजन हैं वो हमारे कौन कौन से होते हैं, तो इनको लिखिए। एक तो होता है हमारा छ, ठीक, और एक होता है हमारा त्रा, और हमारा एक क्या होता है, ज्ञा, ठीक है, इस तरह से। और फिर क्या होता है, श्रा, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, 4 संयुक्त व्यंजन हैं। ये किन किन व्यंजनों से मिलकर बने हैं, तो इनको भी हमारे साथ में लिखिए। ये होता है हमारा का प्लस के इस वाले शा से, ठीक है। और इनके नीचे हलंत जरूर लगाना, ये बात आप समझ लेना, क्योंकि इनको आधा माना जाता है, ठीक है। हलंत लगाने से क्या माना जाता है, इनको आधा माना जाता है। तो जैसे हमारा ता प्लस के रा, इसको मानेंगे हम जा प्लस के यहाँ, ठीक, ज्ञा, और इसको बड़ा सा प्लस के रा, ठीक है। तो ये क्या होता है, इस तरफ का जो बड़ होता है, ठीक है, वो क्या होता है, हमारा आधा होता है। ये क्या होते हैं, आधे, क्योंकि हलंत लग गया तो क्या हो जाते हैं, ये आधे हो जाते हैं। जो इस तरफ का होता है वो क्या होता है, हमारा पूरा होता है। इस बात की आप ध्यान रखना, क्योंकि इस तरह से भी क्वेश्चन बन जाते हैं उसमें, कि उसमें ऑप्शन दे देगा आपको, ठीक है। तो आपको सही चुनना पड़ेगा कि उसमें सही कौन सा है, ठीक है। तो जिसके नीचे हलंत लगा होगा और इस तरह से बना होगा, वही हमारा क्या माना जाएगा, उसका राइट आंसर माना जाएगा। अगर आपको संस्कृत में इस तरह से दे दिया तो वो गलत माना जाएगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना, इसको हलंत लगाना बहुत जरूरी है। जैसे अगर हम इसको ही लिखना चाहें तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, और इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा है का, ठीक है, तो इसके नीचे हलंत भी लगा होगा प्लस के आ, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, सही है, यही हमारा राइट आंसर होगा, यही ऑप्शन में मिलेगा आपको। ये बात याद रखना हमेशा, ठीक है। अगर इस तरह से दिया होगा तो वो गलत होगा, उस पर टिक करके नहीं आएंगे संस्कृत में। अब बात करते हैं हम आगे। इसमें लिख लो कि इसी में लिख लो, आप ध्यान रहे, इसमें पहला व्यंजन आधा होगा। पहला व्यंजन कैसा होगा, पहला व्यंजन आधा होगा, ठीक। अब हम बात करते हैं, अच्छा, एक जो संयुक्त व्यंजन होता है ना, एक और होता है, लेकिन क्या है, हम उसको मानेंगे नहीं इसमें, ठीक है। आपने इस तरह का धा देखा होगा बना हुआ, ठीक है, देखा होगा। तो हम ये किससे बनता है, ये बनता है दा प्लस के या से, ठीक है। ये क्या बनता है, दा प्लस या से। जैसे आपने देखा होगा विद्या, इस तरह से लिखते हैं हम, तो उसको कैसे क्यों लिख पाते हैं, जैसे हम इस तरह से भी लिखते हैं, ठीक है, समझ गए आप बिल्कुल। जैसे और समझ लो, हम गद्य लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं, और इस तरह से भी लिखा जाता है, तो इसको इसीलिए लिख पाते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा एक संयुक्त व्यंजन है, लेकिन इसको माना नहीं गया, तो आप ये हमेशा ये 4 याद रखेंगे, ठीक है, इसको याद नहीं रखेंगे। अब हम बात करते हैं उच्छिप्त व्यंजन के बारे में। इसको मिटा देते हैं। तो हमारे साथ में आप लोग लिखिए उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन क्या होते हैं,
तो 5 नंबर पे लिखो, हमने ये भी बताया था कि 5 कौन से होते हैं। तो 5 नंबर पे लिखेंगे हम उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त का क्या मतलब होता है, तो इसी का मतलब उच्छिप्त का मतलब होता है फेंकना। क्या होता है, फेंकना या उछलना, उछलना। तो उच्छिप्त व्यंजन हमारे कौन कौन से, तो ये होता है हमारा ये स्टेप वाला, इसको क्या बोलते हैं, जैसे हम लिखेंगे सड़क तो आ की आवाज़ देगा ये, ठीक है। और एक होता है हमारा ये, ठीक है। तो इनसे कौन कौन से शब्द बनते हैं वो देख लीजिए। जैसे हम इससे शब्द बनाते हैं तो हमारा क्या बनेगा, सड़क। तो इसका उपयोग करते हैं हम, याद होगा आपको। जैसे इसका उपयोग करेंगे इससे तो हमारा क्या लिखा जाएगा, मेढक। इस तरह से लिखते हैं ना, इस तरह से, ठीक। और आगे लिखना चाहें तो चढ़, इस तरह से। और पढ़, तो इनका उपयोग ऐसे किया जाता है। अब इसमें आप और लिख लीजिए कि इन दोनों वर्णों का प्रयोग, इन दोनों वर्णों का, इन दोनों वर्णों का प्रयोग किसी शब्द के, इन दोनों वर्णों का प्रयोग किसी शब्द के, किसी शब्द के बीच या अंतिम वर्ण के रूप में होता है। किसी शब्द के बीच या अंतिम वर्ण के रूप में होता है, ठीक है। तो इन दोनों वर्णों का प्रयोग किसी शब्द के बीच में या अंतिम वर्ण के रूप में होता है। सेकंड लाइन लिखेंगे इसमें कि उच्छिप्त व्यंजन का प्रयोग कभी भी किसी शब्द के प्रथम वर्ण के रूप में नहीं किया जाता है। इसमें आप एग्जाम्पल लिखना चाहेंगे तो इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ऊपर वाले सड़क और पढ़ लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि उच्छिप्त व्यंजन का प्रयोग कभी भी किसी शब्द के प्रथम वर्ण के रूप में नहीं किया जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, सड़क, चढ़ और पढ़। अब हम इसी में आगे बढ़ते हैं और हम जानेंगे आयोगवाह के बारे में कि आयोगवाह क्या होते हैं। तो हम इसमें लिखते हैं, अब ये तो हमारे 5 टाइप के हो गए व्यंजन, ठीक है। अब हम इनसे आगे बढ़ते हैं। अब आयोगवाह में हमारे साथ में लिखिए कि आयोगवाह क्या होते हैं। तो आयोगवाह एक प्रकार के क्या होते हैं, चिन्ह होते हैं। तो लिखिए हमारे साथ में, आयोगवाह एक प्रकार के चिन्ह होते हैं। तो इसमें लिखो कि आयोगवाह एक प्रकार के चिन्ह होते हैं जिनका प्रयोग हम वर्णों के साथ करते हैं, जिनका प्रयोग हम वर्णों के साथ करते हैं। जिनका प्रयोग हम किसके साथ करते हैं, जिनका प्रयोग हम वर्णों के साथ करते हैं। आयोगवाह का स्वयं में, आयोगवाह का स्वयं में कोई अस्तित्व नहीं होता है, परंतु वर्ण के साथ प्रयुक्त होने पर इनका उच्चारण किया जाता है। परंतु वर्ण के साथ प्रयुक्त होने पर इनका उच्चारण किया जाता है, ठीक है। परंतु वर्ण के प्रयुक्त होने पर इनका, परंतु वर्ण के साथ, ठीक है, इसमें ये लिख लेना, परंतु वर्ण के साथ, वर्ण के यहाँ पर लिख लेना साथ में, ठीक है।
बड़ के साथ प्रयुक्त होने पर इनका उच्चारण किया जाता है। तो अब हम बात करेंगे अयोगवा वर्ण या चिन्ह की संख्या या प्रकार। ठीक है, अच्छा ये ऐसे मिस्टेक हो गई, ठीक है हमसे, ये इस तरह से लिखा जाएगा अयोगवा। ठीक, आका डंडा नहीं होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, अयोगवा यहाँ पर भी हटा दिया है हमने। ठीक है, तो अयोगवा वर्ण या चिन्ह की संख्या तो वो कितनी होती है, तो हम बात करेंगे इसके मूल भेद की। तो इसके जो मूल भेद होंगे वो कितने होंगे, तो इसके मूल भेद होंगे वो हम बताएंगे 2। ठीक है, कितने मूल भेद बताएंगे, 2 बताएंगे। जो हमारे कौन से होंगे, एक तो होता है हमारा ये, इसे अंग बोलते हैं, अंग आहा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ये होते हैं हमारे 2 मूल भेद। लेकिन अगर बात हो जाती है इनकी कुल भेद की बात हो जाती है, तब कितने होंगे, तब होंगे हमारे 4। वो 4 और कौन से होंगे, जैसे हमारा एक तो होगा इस तरह से लिखा जाता है, और एक हमारा लिखा जाता है इस तरह से, और एक लिखा जाता है इस तरह से हलंत नीचे। ठीक है, और एक हमारा लिखा जाता है इस तरह से चंद्रमा बिंदी। ठीक, अर्धचंद्र बिंदी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको बोलते हैं हलंत। ये क्या है हमारा हलंत, तो ये लिख लो साइड में हलंत। ठीक, अब हम बात करते हैं। ठीक है, तो ये कौन से होते हैं, 4 होते हैं। अब इनके नाम लिखो। ठीक है, तो क्या लिखो, नाम लिखो, और यहाँ पर लिखो इनके चिन्ह, और इधर लिखो शब्द प्रयोग। शब्द प्रयोग आप अच्छे से समझ जाएंगे फिर बिल्कुल, बस आप लोग हमारे साथ में बने रहिए। तो जो पहला होगा वो कौन सा होगा, अनुस्वर। ठीक, और जो सेकंड होगा वो क्या होगा, विसर्ग। अनुस्वर हो गया, विसर्ग हो गया, फिर हलंत हो गया, इसे क्या बोलते हैं, हलंत बोलते हैं। फिर क्या हो जाएगा हमारा अर्ध चंद्र बिंदु। अर्धचंद्र बिंदु। अब इनके चिन्ह क्या होंगे, तो अनुस्वर हमारा इस तरह का होता है, और जो विसर्ग होता है वो हमारा इस तरह का होता है, और जो हलंत होता है वो हमारा इस तरह का होता है। ब्रैकेट बंद कर दे रहे हैं इनको। ठीक है, इस तरह के होते हैं। और जो अर्धचंद्र बिंदु होती है वो इस तरह की होती है। ठीक है, अब इनका शब्द में प्रयोग करेंगे। जैसे हम लिखते हैं संसार, क्या लिखते हैं हम, संसार। आगे क्या लिखेंगे, संस्कार। ठीक है, बहुत संस्कारी हैं आप लोग। और हम क्या लिखेंगे, मयंक। ये क्या हो गया, मयंक। आगे क्या लिखेंगे हम, स्वयं। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, स्वयं हो गया। विसर्ग का देखते हैं हम, विसर्ग होता है तो हम क्या लिखते हैं, इसको इस तरह से लिखते हैं, इसको इस तरह से लिखते हैं, प्रातः। इस तरह से। ठीक, और आगे लिखते हैं हम प्राय। प्रयोग देखते हैं इनका, इससे प्राय। ठीक, पुनः इस तरह से। ठीक, अब आगे देखते हैं, जैसे हम अतः लिखते हैं, दुख लिखते हैं, इस तरह से। हलंत की बात करते हैं, इसका प्रयोग कैसे करते हैं, जैसे हमको लिखना है पाठ, इस तरह से लिख देते हैं। हमको लिखना है मिट्टी, तो इस तरह से लिख देते हैं हलंत लगा के। इसका प्रयोग इस तरह से करते हैं। ठीक, आगे हम लिखते हैं अर्धचंद्र बिंदु कैसे कैसे प्रयोग करते हैं। जैसे आँख लिखना है हमको, तो हम इसका प्रयोग करते हैं इस तरह से। गाँव लिखना है हमको, तब इसका प्रयोग करते हैं इस तरह से। इस तरह से इनका प्रयोग करते हैं। चांद लिखना है आपको, तब इनका प्रयोग करते हैं इस तरह से। तो हमने देखा अयोगवाह की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। लेकिन मूल भेद की बात करेंगे तो इसके 2 होते हैं, और कुल भेद की बात करेंगे तो 4 होते हैं। तो हम इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर आपको हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उस क्वेश्चन को आप करके दिखाओ। अच्छा, ठीक है, जैसे हमने दे दिया टा, ठा, डा, ढा, ठीक है, और दा। तो अब हम आपसे ये बोल रहे हैं कि इनको आधा लिख के दिखाओ। आप इनको आधा लिख के दिखाओ, तो आप आधा कैसे लिखेंगे, लिख के बताओ आप कैसे लिखेंगे। तो वहाँ पर हम देखेंगे किसका, हलंत का प्रयोग। ठीक है, जैसे हमने मिट्टी, तो ये टा जो हमने लिखा हुआ देखा है, ये हमारा टा पूरा नहीं है बना हुआ। तो मुझे इनको आधा लिखें, तो हम इसको कैसे लिखेंगे आधा, तो हम क्या करेंगे, इनके नीचे हलंत लगा देंगे इस तरह से। इस तरह से हलंत लगा देंगे, तो हमारे क्या हो जाएंगे, ये आधे हो जाएंगे।
ठीक। तो हमने आपसे बोला था कि आपको अभी घोष और सघोष हम आपको वर्ग के आधार पे वर्ग से बना के आपको समझा देंगे, तो आपने इनकी परिभाषा लिख ली, ठीक है। अब हम आपको वर्ग बना के दिखा देना कि कौन से हमारे घोष है, कौन से सघोष है, कौन से अघोष हैं, ठीक है। जो हमारे घोष होते हैं वो सघोष होते हैं, ठीक, मतलब घोष को ही सघोष बोलते हैं। तो वर्ग बना के आपको दिखा दे रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं अघोष और घोष और सघोष की बात करते हैं। तो हमने बताया था आपको कि अभी आपको वर्ग बना के समझा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, का वर्ग हो गया, ये हमारा क्या हो गया, चा वर्ग हो गया, ये हमारा क्या हो गया, टा वर्ग हो गया, और ये हमारा क्या है, ता वर्ग है, ये हमारा पा वर्ग। तो का वर्ग के अंतर्गत हमारे 5 वर्ड आते हैं, ठीक है, जो हमारे ये लिखे हैं। चा वर्ग के अंदर ये 5 आते हैं, और टा वर्ग के अंतर ये आते हैं, ता वर्ग के अंतर ये आते हैं, पा वर्ग के अंतर ये आते हैं, ठीक है। तो हमने कहा था प्रथम वर्ण हर वर्ग का प्रथम वर्ण और दूसरा वर्ण, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, अघोष बोलते हैं। और हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवें वर्ग को क्या बोलते हैं, घोष या सघोष बोलते हैं, ठीक है। इनका दूसरा नाम देखें, ठीक है, अगर का वर्ग का दूसरा नाम देखें तो अगर संस्कृत में आपको कु लिखा है, ठीक है, तो इसका मतलब भी का होता है। चू लिखा है, इसका भी मतलब का होता है। का वर्ग मतलब चा वर्ग होता है, टू का टा वर्ग, टू का ता वर्ग और पू का पा वर्ग होता है। तो इनके ये लघु नाम मान सकते हो संस्कृत में, ठीक है। तो इनको कंठवर भी कहा जाता है। कंठवर क्यों कहा जाता है, क्योंकि उनका उच्चारण स्थान है किससे किया जाता है, कंठ से किया जाता है इन सबका उच्चारण स्थान। इससे चा वर्ग है, इसको क्या तालव्य वर्ग बोला जाता है, क्योंकि इनका उच्चारण स्थान क्या है, तालव्य है। टा वर्ग की बात करते हैं तो टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धन्य है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, मूर्धन्य वर्ग बोला जाता है। ता वर्ग की बात करते हैं तो इसका स्थान क्या है, दंत वर्ग है। दंत वर्ग क्योंकि इनके उच्चारण स्थान में इनका उपयोग किया जाता है। हम पावर की बात करते हैं तो पावर को क्या बोला जाता है, ओष्ठ वर्ग बोला जाता है, क्योंकि उनके उच्चारण स्थान में हम ओष्ठ का प्रयोग करते हैं। तो बस हम आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जल्दी मिलेंगे, जिसमें आपको या तो प्रत्याहार कराएंगे या हम आपको इनका उच्चारण स्थान, अभी हमने ये आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया है इनका, ठीक है। अब यहाँ आपको एक एक वर्ग का अच्छे से उच्चारण स्थान के बारे में बताएंगे और आपको उसके साथ में लिखवाएंगे भी, ठीक है। तो अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।